हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम के कुछ बहुत ही अच्छे एमसीक्यू पैटर्न्स यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस। हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है बोर्ड का उसकी तैयारी होपफुली आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अब तक कर ली होगी। अब जो है आज से लेके बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको रोज कुछ 25 से 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू के सॉल्व करवाऊंगा इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ऑन द रेगुलर बेसिस हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे। आज हम नेशनल इनकम वाला चैप्टर कवर करेंगे और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से यही करूंगा कि ये एमसीक्यू आप तभी करने के लिए अच्छे से सक्षम है जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से निपटा रखा है, ठीक है, वरना ये आपके ऊपर से बाउंस हो जाएगा। अगर कोई बच्चा सीधा सोच रहा हो कि मैं डायरेक्ट एमसीक्यू देख लेता हूं तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। तुझे पहले पूरा अच्छे से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट्स को क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही तू इन क्वेश्चनों को करने के लिए अच्छे से क्वालिफाइड हो पाएगा। चलिए मैं कुछ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई है जिसमें आज हम 25 से 30 क्वेश्चंस की ये लिस्ट है कुछ जो हम कवर करने वाले हैं। तो आराम आराम से देखेंगे और हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वैसे भी आप भी बता ही देंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मेरे करवाने से पहले आप खुद से भी गेस कर सकते हैं कि क्या आंसर्स होने चाहिए, ठीक है जी। जैसा कि हमें स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा है एमसीक्यू नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है जी। हमने ये पढ़ा हुआ है वैल्यू एडिड, ये मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड के अंदर। सर प्रोडक्ट मेथड सर 3 मेथड होते हैं, देखो हम साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी करेंगे। 3 मेथड्स होते हैं प्रोडक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट मेथड एंड आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिड मेथड। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी बोले तो इंटरमीडिएट कॉस्ट, आईसी बोले तो इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफरेंस करो बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड के बीच में, ठीक है भाई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर मैं अपनी जगह पे रखता हूं और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिड, सॉरी, और ये इधर आके इधर आ जाएगा आईसी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का डिफरेंस जब हम करते हैं माइनस आई है, डिफरेंस करते हैं वैल्यू एडिड के साथ तो हमें मिलता है आईसी, मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन या परचेज, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। तो इसका आंसर मेरे भाई क्या बनने वाला है, सर बी बन रहा है इसका आंसर, ठीक है जी। फर्स्ट का क्या बन रहा है हमारा आंसर, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज नोन एज, यार अभी बताया मैंने आपको बहुत अच्छे से कि वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं इसको मेरे भाई आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, आउटपुट मेथड। सर ये सब हमने आपके नोट्स में कवर कर रखे हैं, जिसने नहीं भी करा हो वो मेरे को इंडिविजुअली मैसेज कर सकता है, दोबारा से वीडियोस ले ले, क्योंकि अब हम इस टाइम पर हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम में, तो अच्छे से इसको कवर करें वैल्यू एडिड मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सर काफी बेसिक हो रहा है, धीरे धीरे लेवल अच्छे होंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट सर हमने आपकी क्लासेस में एक बात सीखी थी कि सर एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर इनकम वो होती है जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाते हैं, मतलब जब हम कोई सेवाएं किसी को देते हैं हमें पैसा मिलता है। अच्छा पूरे साल आपने मेरे यहां पर कोचिंग ली है, ठीक है जी, तो आपने मेरे को फीस दी है, मैंने आपको सर्विसेज दी है, ये है फैक्टर इनकम। सर ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, हम यूं ही दे देते हैं। हमने बहुत अच्छे से समझा था कि हमने किसी को डोनेशन दे दिया तो हमें कोई सर्विस नहीं देता। स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम, सुनामी विक्टिम, कोविड विक्टिम को जो सरकार पैसा दे रही है, आपकी पॉकेट मनी ट्रांसफर इनकम आप पेरेंट्स से ले लेते हो, आप बदले में इकोनॉमी में कोई भी सर्विसेज नहीं देते। तो ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली वो होता है जिसके लिए हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। एग्जांपल पॉकेट मनी है, स्कॉलरशिप है, डोनेशन है, अर्थक्वेक विक्टिम को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ओल्ड एज पेंशन भी आता है, ठीक है जी। मैक्सिमम वर्ड में आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाए। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू पेमेंट्स मेड एज कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। नहीं मेरे भाई, ये तो फैक्टर इनकम है, क्योंकि बंदे ने काम करा, एम्प्लॉइज ने और पैसा लिया, फ्री का पैसा थोड़ी है, सर्विस दे रहा है तुम्हें। ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर्स टू पेमेंट मेड टू वर्कर्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग वन जॉब टू अनदर। मेरे भाई जॉब करके ले रहा है बंदा पैसा, तो ये भी फैक्टर इनकम है, नॉट अ ट्रांसफर। हमें ट्रांसफर वाली पता लगानी। ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर्स टू पेमेंट विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सर सी ऑप्शन इसका सही बैठ रहा है। ठीक है जी, तो थर्ड का आंसर क्या लग रहा है? सी। क्लियर। अब आते हैं चौथे पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं एक बार, 4 और 5। चलिए फोर्थ पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है पहले तो ये समझो। सर नेशनल इनकम होता है NNPFC, पता नहीं कितनी बार बताया गया है, सबको नोट्स में लिखवाया गया है, हर पीडीएफ में मेरे ये अवेलेबल है कि नेशनल इनकम का जो कंपोनेंट होता है वो NNPFC होता है। एंड NNPMP, ओके सर इसमें एक चीज नजर आ रही है, MP और FC का कंसेप्ट लग रहा है, MP और FC का कंसेप्ट लग रहा है। तो हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है मेरे भाई, FC से यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब यहां पर कंसेप्ट जो है इन दोनों का डिफरेंस किस बात पे बेस्ड हो रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। तो देख लेते हैं कहां है मेरा भाई, सी ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT। और अच्छे से पढ़ा रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर ना दिया हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके निकाल देते हैं। मैं आपको साथ साथ रिकॉल भी दे रहा हूं जो हमने सिस्टम पूरे साल में सीखा है आपस में। ठीक है जी, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखते हैं पांचवें को। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द GDP इन इंडिया। ओके, कैलकुलेट द GDP इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको आंसर लगाना है, एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी कि आप सी पे क्या करेंगे, यहां पर टिक करेंगे अच्छे से। क्लियर है जी। चलिए अब आते हैं 6th नंबर पे, बहुत आराम आराम से समझना 6th नंबर को। गुड्स परचेस्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स आर, सेटिस्फैक्शन द वांट्स, क्लास के बाद छुट्टी हुई, मैगी का पैकेट खरीदा, घर जाके खा लिया, कंजम्पशन गुड्स। क्या है? कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। अच्छा सर कैपिटल गुड्स मतलब? कैपिटल गुड्स होता है मेरे भाई लॉन्ग टर्म एसेट्स। याद करो हमने ऑफलाइन क्लासेस में क्या सीखा था, हमारे क्लासरूम के अंदर हमारा व्हाइट बोर्ड है, चेयर्स है, एसी है, फैन है, ये कैपिटल गुड्स है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म तक यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, पर बेटा ये डायरेक्टली नहीं है, लॉन्ग टर्म तक चल रहा है। कंजम्पशन गुड्स, अभी बहुत तेज ना मेरे को प्यास लग रही है, मैंने जाके गन्ने का जूस पी लिया, तो ये कंजम्पशन गुड्स हुआ। ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया होता है, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। इंटरमीडिएट वो होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया होता है और इस पे अभी वर्क चल रहा होता है और ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होते हैं। तो गुड्स परचेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए हमारा क्या ऑप्शन टिक होगा? सी टिक होगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स। सी ऑप्शन हमारा जो होगा यहां पर राइट होगा। ठीक है जी, सी राइट होगा, ध्यान रखिएगा कौन सा राइट होगा 6th का? सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस क्वेश्चन 3 नंबर में हमने करवा रखा है। डिफरेंस क्वेश्चन हमने 3 नंबर में करवा रखा है। तो यहां पर जो आपका आंसर बन रहा है, फाइनल गुड्स जो हम खरीदते हैं वो भी हमारी वांट्स को भी सेटिस्फाई करता है और एक इन्वेस्टमेंट पर्पस भी होता है। अच्छा, हमारी कोचिंग के अंदर जो हमारे पंखे लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है। अच्छा एक चीज और सिंपल कर लो, अभी ना गर्मियां आ रही हैं, आपने अपने रूम में एक नया एसी लगवाया 25,000 रुपए का, तो ये फाइनल गुड्स है क्योंकि आप अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो और वन काइंड ऑफ आपकी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। आपके घर में नया एसी लगने से आपका जो एसेट्स वॉल्यूम है वो बढ़ गया। मैंने कोचिंग में 2 नए लैपटॉप लगवाए, तो भाई इससे क्या सेटिस्फाई मेरी वांट्स करेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देता है, प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाता है। तो ये सारे फीचर होते हैं फाइनल गुड्स के। तो फाइनल गुड्स में ये दोनों फीचर सही बैठ रहे हैं, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी बनेगा। ठीक है जी, बोथ ए एंड बी यानी कि सी बन जाएगा। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड। इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है? बहुत सिंपल आंसर है यार, डी। फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। शुगर कैन, शुगर मिल वाला जो है इस प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा, आगे रीसेल करेगा, एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा, आगे रीसेल करेगा। ये इंटरमीडिएट होता है और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। 9th क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के नोट से निकलकर सामने आ रहा है। 9th क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस से सामने आ रहा है। स्टॉक जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है, स्टैटिक होता है, एक पॉइंट पे रुका हुआ होता है, एक फिक्स डेट पे देखा जाता है, ये हर बार बढ़ाया गया है। ठीक है जी, तो इसमें से स्टॉक वेरिएबल पता लगवाना है आपको। तो ए वेल्थ नोट्स में ही अवेलेबल है, वेल्थ जो है हमारा स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, इनकम जो है मंथली ईयरली फ्लो करता रहता है, ये फ्लो है।
सेविंग भी मंथली वेली चलता रहता है, फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन देश के अंदर लगातार चल रहा है, फ्लो है। स्टॉक एक पर्टिकुलर डेट पे देखा जाता है, तो ये हमारा हो गया स्टॉक वेल्थ, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा ए। क्लियर जी, 9th का ए। हम साथ साथ रिकॉल पे भी ध्यान देंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, आराम से देखिएगा। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ बार्टर इकोनॉमी। वेरी गुड, बार्टर इकोनॉमी, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ही एक्सचेंज करवाया जाता है, इट्स कॉल्ड रियल फ्लो। बेटा ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन बन रहा है रियल फ्लो, ध्यान देना, क्या कॉल्ड होगा, रियल फ्लो। और जहां पर हम फैक्टर पेमेंट्स करते हैं, वेजेस, ये सब, वो होता है हमारा मॉनेटरी फ्लो। ये आपको सर्कुलर फ्लो में अच्छे से पढ़ाया गया, रियल फ्लो और क्या कहते हैं आपका मॉनेटरी फ्लो के बारे में। तो रियल फ्लो का कंसेप्ट है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है। 10th नंबर का आंसर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा बेटा, बी बनेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं 11th नंबर पे, ध्यान से देखिएगा 11th को। सेक्टर विच ट्रांसफॉर्म्स वन फिजिकल गुड्स इनटू अनदर। वेरी गुड। 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी 11th 12th सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, अच्छे से हमने पूरी इंडियन इको में इसको डिस्कस करा है। सेकेंडरी में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग वन फिजिकल गुड्स टू अनदर। एंड टर्जरी में हमारा सर्विस सेक्टर आता है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये बात बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, ठीक है जी। तो कौन सा सेक्टर है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सर जी सेकेंडरी हो गया ना फिर तो। बिल्कुल सही जी, सेकेंडरी। 3 होते हैं, जॉइंट सेक्टर जैसा कुछ नहीं है आपके में, तो आप छोड़ दीजिए। अब आ जाइए 12th नंबर पे। 12th शायद मेरा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, ध्यान से देखिएगा 12th नंबर को। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट्स ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। It's also known as depreciation. Consumption of fixed capital refers to fall in the value of fixed asset. Yes, AC की वैल्यू कम हो गई, पंखे की वैल्यू कम हो गई टाइम के साथ साथ। तो ये क्या होता है, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ठीक है। ड्यू टू अब नॉर्मल मतलब ऐसे कभी कभी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसका जो आंसर है बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ड्यू टू, डी ऑप्शन है सही। नॉर्मल वेयर एंड टेयर है, जो होता ही होता है, समय के साथ साथ एसेट्स की वैल्यू कम होती है। मैंने क्या बोला, आपने 25,000 का एसी लगाया, 2 साल बाद वो 25 का नहीं रहेगा, ये नॉर्मल है। और ये हमें पहले से पता है कि अभी 25,000 का एसी लगा रहा हूं, 2 साल बाद ये 25 का नहीं रहेगा, ये 12,000 का बिकेगा मार्केट में। फॉरसीन मतलब हम पहले से ही इसको देख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे रहना है, डेप्रिसिएशन के लिए ध्यान से रहिएगा, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, 13वें नंबर पे आते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, मेरे भाई बहुत अच्छे से रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट अच्छे से समझा रखा है, 2 लोगों से मिलके बना होता है। सेल्स, ध्यान देना, प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर चेंज इन स्टॉक ना दिया हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, ठीक है जी। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आपको कहां दिख रहा है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो 13वें नंबर का आंसर हो गया ए। क्लियर है। चलिए भाई अब आते हैं 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो है ना बेटा ध्यान से समझना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एनडीपी एड एफसी बोल सकते हैं बेसिकली। और इसमें जो हमारा आता है बेटा देखो, नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करते हुए 50 बार पढ़ाया गया है, किसी भी प्रकार की ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लिया जाता, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं करता, ये बताया गया। तो हर जगह ट्रांसफर वर्ड यूज हो रहा है, इसको काटते चलो सारे ऑप्शंस को। जीडीपी, नेशनल इनकम कुछ भी निकालते हुए हम कौन सा आइटम को लेते हैं, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स के लिए, जिसके लिए हमने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करा हो। यार अप्रैल से पढ़ रहे हैं, पिछले साल से। तो ए ऑप्शन इज द बेटर ऑप्शन, कि एनडीपी या जीडीपी या नेशनल इनकम में हम फैक्टर पेमेंट्स को लेते हैं, बाकी किसी को नहीं लेते। तो आंसर बन गया ए 14वें का, ठीक है जी। 15 नंबर पर आते हैं, आराम से सीखते हैं 15 नंबर को। एनडीपी एड एफसी विल बी है बेटा, ये विल बी इक्वल टू आपको बताना है। तो मेरे भाई एनडीपी एट एमपी माइनस एनआईडी कर दो, मार्केट प्राइस में से एनआईडी माइनस कर दो, तो आपका एनडीपी एड एफसी आ जाएगा। ये इतनी क्वेश्चंस तो आपको इस लेवल पर आनी चाहिए एग्जाम से 15 दिन पहले। तो आप देख लीजिए कहां पर बेस्ट बन रहा है, एनडीपी माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन इज सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एनएनपीएड एफसी इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला एनएनपीएड एफसी इज हमारा होता है नेशनल इनकम, एनएनपीएड एफसी इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम,
बात खत्म। एनएनपीएडएफसी को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो ये हो गया हमारा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से सुनिएगा। 17 में हमें क्या करना है बेटा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम एक दूसरे के इक्वल हो रही है। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हैं एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास आता है एनपी मतलब नेशनल इनकम, एनआई आ जाता है, सॉरी। अब वो कह रहा है कि डोमेस्टिक इनकम भी 2500 है, मान लेते हैं, और नेशनल इनकम भी 2500 है। तो बेटा ऐसा कब होगा? जब ये फिगर क्या रही होगी? 0। ये फिगर क्या रही होगी? 0। तो ये हो गया हमारा क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं एक बार बहुत अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग एनडीपी एंड एमपी, मतलब जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं इनमें से कौन से आइटम को हम नहीं लेंगे, या नेशनल इनकम बोला हो, कुछ भी बोला हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनडीपी एंड एमपी, देखो बेटा आपको अगर अच्छे से याद हो, हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है, पूरा फॉर्मेट पढ़ाया गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सब लिया है। तो ये भी लेते हैं वहां पर, ये भी लेते हैं मेरे भाई, ठीक है बेटा, ये भी लेते हैं मेरे भाई, नेट एक्सपोर्ट भी लेते हैं। बेटा इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? नॉट, ये वाला पूछ रहा है वो। तो बेटा इसमें इंक्लूड नहीं होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि बी ऑप्शन है डेप्रिसिएशन। सर क्यों नहीं होगा? थोड़ा लॉजिक क्लियर करिए। सर एनडीपी एंड एमपी मांग रहा है वो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मांग रहा है, नेट। तो नेट में बेटा डेप्रिसिएशन कहां होता है? डेप्रिसिएशन तो इंक्लूड किस में होता है? सर ग्रोस में होता है। यस सर समझ गया, ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अगर नेट मांग रहा है तो वहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, और डेप्रिसिएशन को ही हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलिए सर ओके है, ये भी समझ में आ गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है जी, 18वें का बी लगेगा, मैंने लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट, ध्यान से पढ़ना है अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन को, विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। बेटा इनकम मेथड का पूरा फॉर्मेट पढ़ा रखा है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिया जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस लिया जाता है, मिक्स्ड इनकम लिया जाता है, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज आता है, पेमेंट इन काइंड आता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी सब आता है, ठीक है। सर वेजेस एंड सैलरी, यस सर आएगा आएगा आएगा, इनकम मेथड में आता है। रॉयल्टी और प्रॉफिट भी आता है। सर स्कॉलरशिप नहीं आएगा सर, क्योंकि स्कॉलरशिप इज वन काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, नॉट अ फैक्टर इनकम, तो आप कैसे ले लेंगे इसको? तो ये हो गया भाई क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। हां जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट का क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना, फिर से नॉट का क्वेश्चन है। नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग एनआई, एनआई मतलब नेशनल इनकम, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए। नेशनल इनकम, सब्सिडीज लंच, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड एज पेंशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज इन ऑफिस एम्प्लॉइज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, ठीक है। अब आप सुनिए, ओल्ड एज पेंशन जो होता है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन जो होता है वो ट्रांसफर पेमेंट होगा और वो नहीं आएगा, ठीक है जी। सब्सिडीज लंच इज अ पेमेंट ऑफ काइंड, वर्क करोगे तभी मिलेगा। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज ऑफिस में दिया जा रहा है, हमारा कॉम्पनसेशन का पार्ट है, मैं मेहनत करता हूं तभी दे रहे हैं वो लोग। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको हटा दीजिए, क्या है? ओल्ड एज पेंशन जो है वो नहीं आएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट, फिर से नॉट का क्वेश्चन है भाई, अवेयर रहना, नॉट इंक्लूडेड व्हाइल मेजरिंग जीडीपी। जब हम जीडीपी निकालने बैठेंगे तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे? मेरे भाई सबसे पहले इलीगल एक्टिविटी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे यार। इलीगल एक्टिविटी के कोई अकाउंट्स नहीं होते, ये हमने पढ़ा हुआ है। इलीगल एक्टिविटीज को हम नेशनल इनकम में, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज ये सारा का सारा पैसा अनअकाउंटेड होता है, ओके। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी हम इंक्लूडेड नहीं करेंगे। याद करो, एक लाइन लिखी हुई है नोट्स में हमारे, अच्छे से पढ़िए मेरी पीडीएफ वगैरह को। क्या है कि भाई पेपर क्लेम्स होता है, शेयर्स की मतलब शेयर्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर जो सिक्योरिटी मार्केट्स में इसको खरीदा और बेचा जाता है, इसको हम नहीं लेते, क्योंकि ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होता है। एक का पैसा दूसरे के हाथ में, दूसरे का पैसा तीसरे के हाथ में, ऐसे करके मैंने बहुत अच्छे से इमेजिन करके समझाया था, ठीक है जी। फिर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ यूज्ड गुड्स, यानी कि सेकंड हैंड गुड्स, मेरे भाई सेकंड हैंड गुड्स को भी नहीं लेते, क्योंकि ये ऑलरेडी, मान लीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं अभी अपना मोबाइल फोन आपको बेच रहा हूं 2023 में, मैंने 2015 में लिया था, तो 2015 की नेशनल इनकम में ये मोबाइल फोन ऑलरेडी इंक्लूडेड है,
और अभी आपको बेच रहा हूं, फिर से ले लिया, तो एक ही मोबाइल फोन 2 बार काउंट हो जाएगा। इट्स कॉल्ड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक, तो भाई ये सारी ही इंफॉर्मेशन क्या है, नहीं आएंगी, तो इसका आंसर बनेगा डी। ठीक है जी, 21 नंबर का डी बनेगा। आ जाइए 22 नंबर पे, फ्रॉम विच सेक्टर डज इंडिया रिसीव, ठीक है, फ्रॉम विच सेक्टर इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ जीडीपी। भाई देखो, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, एलपीजी पॉलिसी 1991 के बाद इंडिया बूस्टर पर जा रहा है। इंडिया के अंदर बूस्ट कर रहा है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें इंडिया में बूस्टर पर है। क्यों है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ऊपर लीजिए, अब आप पढ़ लिख के बेटा फार्मिंग करने तो नहीं जाओगे, आप जाओगे किसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहोगे, किसी इंश्योरेंस फर्म में जाना चाहोगे, तो हमारे देश का सर्विस सेक्टर का लार्जर जीडीपी इस टाइम पे निकल रहा है। ठीक है जी, 22 तक हो गए हमारे, आगे चलते हैं, 23 को डील करते हैं। 23 में है, ध्यान से सुनिएगा, इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, मतलब वाई, क्यों इंक्लूड नहीं होता इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम के अंदर, क्यों इंक्लूड नहीं होता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसका रीजन बताया, क्योंकि ये अभी प्रोसेसिंग पर है, अगर हमने इसको करना शुरू करा तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अननेसेसरी डबल काउंटिंग होगा, ये मैं बता चुका हूं। ये बोल रहा है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रिलायबल, यार ये कोई लॉजिक नहीं है। डिक्रीज द नेशनल इनकम, भाई इंक्रीज होगा, उल्टा गलत तरीका हो जाएगा बिल्कुल ही। तो हम क्यों नहीं लेते, हम बचना चाहते हैं, प्रिवेंट होना चाहते हैं, किससे, डबल काउंटिंग से, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बार बार काउंट हो जाएगा अगर हमने इंटरमीडिएट को लेना शुरू करा। सर एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आज आपका बर्थडे है, सबसे सिंपल एग्जांपल, आप सुबह सुबह किसी बेकरी में केक का ऑर्डर देकर आते हैं कि भैया मुझे केक चाहिए शाम को। ठीक है, उस बेकरी वाले ने अब इस केक की मेकिंग के लिए सुबह जो है चेरी ब्रेड ये सब खरीदा, तो ये जो वो चेरी ब्रेड क्रीम खरीद रहा है ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो प्रोसेस करके शाम तक केक बनाकर आपको देगा। तो सर अगर हम सुबह सुबह ये चेरी ब्रेड को नेशनल इनकम में डाल दें, शाम को यही चेरी ब्रेड जो है क्रीम शाम को किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेड केक में, तो केक को भी ले रहे हैं, तो बेटा एक ही चीज कितनी बार काउंट हो रही है, 2 बार। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट को नहीं लेते, हम फाइनल को लेते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक बार काउंट होना चाहिए। अगर ऐसे इंटरमीडिएट को लेने लगे, वो भी काउंट हो गया, केक भी काउंट हो गया, तो अननेसेसरी नेशनल इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो हमारे पास डाटा आएगा नेशनल इनकम का वो गलत आएगा। भाई थोड़ा समझो इस बात को, तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आईटीआर। पापा बोलते होंगे यार आईटीआर भरनी है, ये भरना है, वो भरना है, ऐसे बहुत हमारे जनरल लाइफ में क्वेश्चन सुनने को मिलता है। क्या तुम आईटीआर भरते हो, क्या तुम आईटीआर भरते हो, क्या तुमने इस साल का आईटीआर भरा, समथिंग लाइक दिस। तो इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है इसका बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न, तो ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, 25 नंबर पर आते हैं, बहुत आराम आराम से समझते हैं। देखिए 25 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेशनल इनकम। ओके, इनमें से कौन सा नेशनल इनकम को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो बजट का कोई लेना देना नहीं है इससे, नेशनल इनकम का। सर बजट तो हमारा अलग ही चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। एस्टिमेट रिसीट्स एंड एस्टिमेट पेमेंट्स का कंसेप्ट होता है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, ये सब पढ़ाया गया है उसके अंदर, तो ये तो कोई लिंक नहीं है, दोनों चैप्टर ही अलग अलग है। प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, नहीं मेरे भाई ये क्या बात बोल रहा है तू। इनकम गेन्ड बाय गवर्नमेंट, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, देश के अंदर पूरा सम ऑफ, टोटल ऑफ जो भी इनकम जनरेट होता है फैक्टर इनकम से, जो प्रोडक्टिविटी से, उसको बोलते हैं। इट इज अ टोटल, या फिर सम भी आ सकता था, ऑफ वेरियस इनकम फैक्टर्स, फैक्टर इनकम्स, जो मेहनत करके कमाई जाती है, जिसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है। तो क्या बनेगा बेटा इसका, सर बी सही ऑप्शन है, मतलब हमारा नेशनल इनकम में। तो 25वें का क्या बनेगा, बी बनेगा। ओके, 26 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु मेजर्ड द फर्स्ट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे से याद रखना, दादा भाई नरोजी। ठीक है जी, दादा भाई ए, अच्छे से याद रखना, ये जो अलग अलग क्वेश्चन है थोड़े नाम के, इनको ध्यान रखना। ठीक है, 27 क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, लेकिन हम फिर दोबारा कर लेते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है, पहले भी करा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द जीडीपी इन इंडिया, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है जी, सी हो गया। 28वां नंबर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द जीडीपी इन इंडिया, फिर रिपीट हो रहा है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इसलिए, चलिए कोई नहीं, सी ही होगा वापस। ठीक है, अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आज हमने ये नेशनल इनकम का पूरा सेगमेंट कंप्लीट करा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको देने वाला हूं, यानी कि मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को, वहां पर मैं आपको उसमें एमसीक्यू कवर करवाऊंगा।
मनी और बैंकिंग के 30 से 40 एमसीक्यू मैं आपको मनी और बैंकिंग के वहां पर कवर करवाऊंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं 17 तारीख से पहले पहले मैं आपको पूरी मैक्रो और पूरी इंडियन इको के नेशनल इनकम्स इस टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस इस टाइप में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है जी, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस में थे नहीं थे इससे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं पे भी पढ़ते हो, बस हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आपको अगर कोई भी किसी भी समस्या आती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप बिना झिझके, ये मेरा इंडिविजुअली पर्सनल नंबर है, आप इस पे मेरे को कर लीजिएगा कॉल या मैसेज। क्या है? 9910645699। ठीक है जी, आपको कोई भी समस्या आती है आप इस पे मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको इको के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, नोट्स, मेरी पीडीएफ और पूरी बुक की अगर वीडियोस चाहिए हो, आप इस नंबर पे मैसेज करिए। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, मेरे को मैसेज करके इंडिविजुअली डाउट्स भी ले सकते हैं, ताकि आप आगे के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को वो अच्छे से हो। क्लियर है? चलिए धन्यवाद, आगे मिलेंगे तो हम मनी और बैंकिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।